वेलकम टू माय चैनल क्लासेज बाय सुनीता मैम। सभी बच्चों का हिंदी की क्लास में स्वागत है। बच्चों, आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ज्योति जवाहर खंड काव्य से कलिंग युद्ध का वर्णन। बच्चों, ये जो ज्योति जवाहर खंड काव्य है, जो कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं तो जो कानपुर, प्रतापगढ़, मिर्ज़ापुर, ललितपुर, रामपुर और जो गोंडा जिलों में अब परीक्षा देंगे, वही विद्यार्थी ज्योति जवाहर जो खंड काव्य है उस खंड काव्य के प्रश्नों का उत्तर देंगे। बच्चों, पिछली वीडियो में भी हमने बार बार समझाया है कि जो खंड काव्य है वो बच्चे अपने अपने जिलों में जो निर्धारित है उसी खंड काव्य के प्रश्न करेंगे। तो जो ज्योति जवाहर खंड काव्य है वो बच्चे जो कानपुर, प्रतापगढ़, मिर्ज़ापुर, ललितपुर, रामपुर और गोंडा में परीक्षा देंगे, वो बच्चे इस ज्योति जवाहर खंड काव्य के प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो बच्चों, जो ज्योति जवाहर खंड काव्य है इसके 3 प्रश्न आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए और आप ज्योति जवाहर की जो परीक्षा में इन प्रश्नों को लिखेंगे तो आप जो है बहुत ही अच्छे अंक प्राप्त कर सकेंगे। बच्चों, कुछ बच्चे जो है गलती से अपना खंड काव्य छोड़ करके दूसरे खंड काव्य को कर देते हैं, क्योंकि जो किताब है हिंदी की वो उसमें सभी खंड काव्य दिए गए हैं। तो बच्चों, ऐसा नहीं है, उसके ऊपर भी लिखा हुआ होता है खंड काव्य। जहाँ पर लिखा है आपका वहीं पे इसके नीचे लिखा हुआ है कि ये जो खंड काव्य है किस किस जिले में निर्धारित है। तो बच्चों, ध्यान से उस जिले को आप जो है, जो आपका ज़िला है, जो आपके ज़िले में खंड काव्य दिया गया है उसी को आप जो है याद करिए और परीक्षा में अपने बिल्कुल भी नंबर मत कटवाइए, क्योंकि ये गलती बहुत ही होशियार बच्चे भी कर देते हैं। तो बच्चों, हमने पहले ही बताया था कि ज्योति जवाहर खंड काव्य के 3 प्रश्न हैं। एक तो सारांश, दूसरा पंडित जवाहरलाल नेहरू का चरित्रण ज्योति जवाहर खंड काव्य के आधार पर, और तीसरा आता है ये ज्योति जवाहर खंड काव्य के आधार पर कलिंग युद्ध का वर्णन कीजिए। देखिए बच्चों, ये जो कलिंग युद्ध का वर्णन है ये 2016 की परीक्षा में और 2018 की परीक्षा में आ चुका है। तो बच्चों, ये बहुत ही जो है महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में सभी महत्वपूर्ण होते हैं जितने भी आपके कोर्स में रखे गए हैं। तो ज्योति जवाहर में 3 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको तीनों को ही आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। तो अब समझते हैं कि ज्योति जवाहर खंड काव्य के आधार पर कलिंग युद्ध का वर्णन। क्या ये प्रश्न इस प्रकार से भी आ जाता है बच्चों, ज्योति जवाहर खंड काव्य में वर्णित कलिंग युद्ध का अशोक के हृदय पर पड़े प्रभाव का निरूपण कीजिए या समझाइए कि अशोक के हृदय पर कलिंग युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा। बच्चों, ये जो खंड काव्य है वो श्री देवी प्रसाद शुक्ल राही द्वारा रचित खंड काव्य ज्योति जवाहर के अनुसार कलिंग युद्ध सम्राट अशोक के शासनकाल में हुआ। भारतवर्ष में कलिंग युद्ध अत्यधिक भयानक युद्धों में गिना जाता है। इस विनाशकारी युद्ध में रक्त की नदियां बहीं और जिनमें सैनिक मछलियों के समान तैरते दिखाई देते हैं। बच्चों, अशोक का नाम तो सभी ने सुना होगा। अशोक बहुत ही जो है बड़े सम्राट रहे हैं और उन्होंने बहुत से राज्यों को जीता। लेकिन जब उन्होंने कलिंग का युद्ध किया तो जब उसमें बहुत सारे सैनिक मारे गए, बहुत सारे लोग मरे, उनका रक्तपात देख करके, उनका खून खराबा देख करके, बहता हुआ खून देख करके जो अशोक हैं उनका मन जो है बहुत ही दुखी हुआ और उनके मन पर इस कलिंग युग का जो युद्ध है, कलिंग युद्ध, इसका बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। मतलब इस विनाशकारी युद्ध में रक्त की नदियां बह रही थी। जो सैनिक थे वो मछलियों के समान, मतलब इतना खून बह रहा था उसमें कि जो सैनिक थे, जैसे पानी में मछलियां तैरती हैं वैसे ही जो सैनिक थे उस खून की में मछलियों की तरह दिखाई दे रहे थे बहते हुए। तो इस युद्ध में अस्त्र शस्त्रों की भयंकर टंकार सुनाई पड़ रही थी। चारों ओर त्राही त्राही मची हुई थी। नरमुंड कट कट कर गिर रहे थे। न जाने कितनी माताओं की गोद सुनी हो गई और अगणित नारियों की मांग का सिंदूर पूछिया। असंख्य बहनें अपने भाइयों की मृत्यु देखकर छाती पीट पीट कर रो रही थी। इस प्रकार के भयानक दृश्य को देखकर सभी का हृदय चित्कार उठा। बहुत ही दुखी मन हुआ अशोक का भी। और कलिंग युद्ध वास्तव में बड़ा भीषण युद्ध था।
जब अशोक ने कलिंग में भीषण रक्तपात को होते देखा तो उसका हृदय द्रवित हो उठा। मतलब उनका जो हृदय था बहुत ही दुखी हो उठा। वह हिंसा का परित्याग करके अहिंसक बन गया। कलिंग युद्ध में हुए भीषण नरसंहार को अशोक के नेत्र न देख सके। उसका वज्र जैसा मतलब पत्थर जैसा हृदय पिघल गया। वह सोचने लगा कि उसके संकेत पर कितने निरपराध व्यक्ति क्षण भर में मौत के मुख में चले गए। अशोक विचलित हो उठा और उसे अपना विशाल साम्राज्य भी फीका लगने लगा। और इस संदर्भ में कवि ने अशोक की मनोदशा का वर्णन इस प्रकार से किया है। सोने चांदी का आकर्षण अब उसे घिनौना लगता था। साम्राज्यवाद का शीश महल कुटिया से बोना लगता था। मतलब जो अशोक था बहुत बड़ा सम्राट था। उसने बहुत सारे जो है राज्यों को जीता और जब उसने कलिंग पर युद्ध किया तो उसका जो सैनिकों का जो खून था, जो लोग मर रहे थे और जो चीख पुकार जो आ रही थी, तो उससे उनका मन इतना द्रवित हो गया कि क्या ज़रूरी है कि हम इस भूमि के लिए इतने लोगों को मारा जाए, कि क्या ज़रूरी है कि हम जो है एक साम्राज्य पाने के लिए, अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए इतने लोगों को मारना पड़े, इतने माताओं का जो है पुत्रों को छीनना पड़े और इतने जो है जो नारी हैं उनके सुहाग को छीना जाए, इतनी बहनों के भाइयों को मारा जाए। उनका मन बहुत ही दुखी हुआ क्योंकि उस समय कलिंग का जो युद्ध हुआ था बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ था। उसमें बहुत ही लोग जो है मारे गए थे और इसका जो है देखिए वर्णन कितने से क्या है कि कितना खून बह रहा था कि जो मरे हुए सब थे वो जो सब हैं वो खून पर इस प्रकार तैर रहे थे जैसे मछली पानी में तैरती हैं। तो कितना खून वहाँ पर बह रहा होगा। तो इस इतना भयानक सीन देख करके जो अशोक था उनका मन बहुत ही दुखी हुआ और इसीलिए देखिए उन्होंने क्या कहा है कि सोने चांदी का आकर्षण, यानी एक राजा दूसरे राज्य पर जब आक्रमण करता है तो उसके राज्य की जो संपत्ति होती है वो सब उसके अधीन हो जाती है। तो उसने कहा, उसका मन सोचने लगा कि ये जो इतना सोना चांदी का जो आकर्षण है अब उसे वो घिनौना लग रहा है। उस सोने चांदी में जो है उनकी जो चीख पुकार है लोगों की वो सब सुनाई दे रही है और जो साम्राज्यवाद का शीश महल कुटिया से बोना लगता है। मतलब जो उसका राजमहल है अब उसे जो है वो एक कुटिया से भी तुच्छ दिखाई दे रहा है। यानी उसे दिखाई दे रहा है जो अशोक है कि जो सामने एक कुटिया है कि इस कुटिया में कितनी शांति है। इस कुटिया में रहने वाले जब रह रहे हैं तो मतलब उन्होंने इस कुटिया में रहने के लिए किसी को मारा नहीं है, किसी को रुलाया नहीं है, किसी के सिंदूर को पूछा नहीं है, किसी के भाइयों को नहीं छीना है। लेकिन जब उसे लगता है कि जो मेरा राजमहल इतना बड़ा जो खड़ा हुआ है उसमें कितने लोगों की चीख पुकार, कितना जो है रोना, कितने भाइयों का खोना, कितने पतियों का खोना, ये सब शामिल है, तो उसे अपना महल बहुत ही जो है छोटा दिखाई देता है और जो है जो सामने जो कुटिया उसे अच्छी लगती है। कलिंग युद्ध के उपरांत अशोक पूर्णतः अहिंसक बन गया और इस युद्ध ने उसके हृदय को आहत कर दिया था। आगे देखिए वो लिखते हैं उनके मन की व्यथा, जाने कैसी थी कचोट दिन रहते उसने जगा दिया, जाने कैसी थी कचोट दिन रहते जिसने जगा दिया, हिंसा की जगह अहिंसा का अंकुर अंत में उगा दिया। कहते हैं कवि कहते हैं कि जाने कैसी थी कचोट, जाने वो कैसी कचोट थी, कितना वो दुख था कि दिन रहते उस जिसने जगा दिया, उस व्यथा ने, उस दुख ने उनकी अंतरात्मा को जगा दिया और हिंसा की जगह जहाँ पर अहिंसा कर रहा था, जैसे राजा भी मारकाट करते हैं युद्ध में, तो जो हिंसा कर रहा था हिंसा की जगह अहिंसा का अंकुर अंतर में, यानी उनके मन में एक जो है अंकुर, एक बीज, जो अहिंसा का बीज उस कचोट ने उगा दिया। और इसका प्रभाव ये हुआ कि अशोक ने तलवार फेंकते हुए कभी युद्ध न करने की प्रतिज्ञा ली। वह गौतम बुद्ध का अनुयायी होकर बौद्ध भिक्षुक बन गया। और इस स्थिति का चित्रण कवि ने किस प्रकार किया है, जो कभी न हारा औरत से वह आज स्वयं से हार गया। भिक्षुक अशोक राजा अशोक से पहले बाजी मार गया।
इसमें कवि बता रहे हैं कि जो कभी न हारा औरों से, यानी जो वो राजा, जो अशोक था राजा, वो किसी से नहीं हारा, वो कभी न हारा औरों से, किसी और राजा से नहीं हारा, वह आज स्वयं से हार गया, यानी आज अपनी अंतरात्मा से वो हार गया। भिक्षुक अशोक राजा, अशोक यानी जो भिक्षुक राजा था अशोक से पहले बाजी मार गया, यानी जो उसकी अंतर आत्मा वाला, जो सच्चे मन वाला जो अशोक था, वो जो राजा था, जो युद्ध करता था, मारता था, पीटता था, उस वाले राजा से एक भिक्षुक जो अशोक था वो जीत गया। प्रस्तुत खंड काव्य में कलिंग युद्ध का उल्लेख हिंसा और युद्ध के प्रति अशोक के वैराग्य और नेहरू के विचारों पर उसके वैराग्य के प्रभाव को चित्रित करने के लिए किया है, और यही प्रभाव जो है उस पर पड़ता है अशोक पर कि जब बहुत सारा रक्तपात, खून खराबा देख करके, चीख पुकार सुन करके जब उनका मन दुखी हो जाता है तो वो सारा राजपाट छोड़ देते हैं और तलवार फेंक देते हैं और प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं कभी भी जो है युद्ध नहीं करूँगा, और वो भिक्षुक बन जाते हैं। और यही प्रभाव जो है कलिंग युद्ध पर अशोक पर पड़ता है। तो बच्चों कभी कभी ये प्रश्न भी आ जाता है, क्योंकि अगर हमने कहा था कि इसमें 2 प्रश्न बहुत ही अनिवार्य हैं, सारांश और जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू का चरित्र चित्रण। लेकिन अगर बोर्ड परीक्षा में ये प्रश्न भी आ जाता, जैसे कि ये सुनने में आपको समझ में आ ही गया होगा कि इसमें क्या बताया गया है, लेकिन अगर आपने ना पढ़ा होता तो आप बिल्कुल भी इसके बारे में नहीं लिख सकते थे। इसलिए बच्चों बोर्ड परीक्षा में जब भी बैठो, अनजान नहीं जाना है। हर प्रश्न को एक बार आपको रीडिंग ज़रूर लगा लेनी है, कि अगर आपको ने उसको बहुत अच्छे से तैयार नहीं किया है, लेकिन फिर भी अगर आपने उसको एक बार भी पढ़ा है, तब भी अगर कोई प्रश्न ऐसा आ जाता है जिसकी आपने तैयारी नहीं की थी, लेकिन वो आपने पढ़ा है, तो आप उसके बारे में ज़रूर लिख सकते हैं। तो इसीलिए बच्चों ये जो कलिंग का युद्ध का वर्णन है, ये हमने इस वीडियो में समझाया, क्योंकि ये भी प्रश्न 2016-2018 में आ चुका है। तो बच्चों इस वीडियो को देखने के बाद आपको बिल्कुल भी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कलिंग युद्ध का अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा। ये वीडियो अगर आपने पूरी देखी होगी तो आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा, या आ गया होगा। अगर आ गया है तो अच्छी बात है, आप इसको अच्छी तरह से, जितने भी इसमें जो बातें लिखी हैं, अगर बोर्ड परीक्षा में आया तो बहुत अच्छी तरह से बच्चों लिख करके आएंगे और अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। और वीडियो देखने के बाद अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे, ताकि इस वीडियो का लाभ सभी बच्चों को मिल सके। तो बच्चों अगर वीडियो समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करिए, और जो बच्चे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, वो बच्चे सब्सक्राइब कर लें और घंटी को भी दबा दें, क्योंकि ऐसा करने से जो वीडियो जब डाली जाती है तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाता है, और आप वीडियो को देखने से वंचित नहीं रह पाते हैं। वीडियो को देखने के बाद अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि इस वीडियो का लाभ सभी बच्चों को मिल सके। धन्यवाद।